अब देखो थोड़ा सा ना बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की तरफ चलते हैं। बेसिक ट्रबल शूटिंग ये आप लोगों को ना पता होना चाहिए। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी कोर्स, और मतलब सीएच का कोई भी वो नहीं है, पार्ट नहीं है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हम जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें आना चाहिए ट्रबल शूटिंग्स के बारे में। देखो कुछ बेसिक कमांड है जो हम लोग को पता होनी चाहिए। जैसे एक कमांड होती है हमारी पिंग कमांड, ट्रेसट कमांड और ट्रेस रूट, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, और इफ कॉन्फ़िग, ठीक है, और जी ट्रेसट ट्रेस रूट, जीपी अपडेट, और कुछ बेसिक कमांड में देख रहा हूँ। आदिल भाई कुछ बेसिक नेटवर्क कमांड अगर मायने में आए तो बताओ जरा, जो बच्चों को पता होना चाहिए बेसिक ट्रबल शूटिंग के लिए। चलो समझते एक एक कमांड को, फिर इनके बारे में हम लोग जरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। देखो पिंग कमांड किस लिए होती है? पिंग इज स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, आपको फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे मेरे पहले इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि पिंग कमांड की फुल फॉर्म क्या होती है, और मैं झूठी बोलूंगा, मैंने 1 घंटे पहले उस पे किसी ने मेरे को बोला था, कोई बोल रहा था पैकेट इंटरनेट ग्रोफर, और मैंने सुन लिया, और मेरे से इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, बिकॉज द डायरेक्टर वाज नॉन टेक्निकल, उसने ऐसे ही पूछ लिया, मेरा पहला इंटरव्यू का था। समझिए, पिंग कमांड इज यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस। जब हम पिंग करते हैं तो पिंग कमांड का काम है दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करना। अब देखो कैसे, मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा अपनी लैब स्टार्ट करता हूँ या यहीं पे इसी पे करवाता हूँ सीएमडी। अगर आप लोग के पास में आपका लैपटॉप है ना, तो स्टार्ट पे जाके सीएमडी टाइप करो, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, और उसे राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। रुको मैं एक बार अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? सभी को विजिबल है? हाँ सर विजिबल। स्टार्ट पे जाइए, टाइप कीजिए सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, और उसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। अगर पॉपअप आए तो उसे यस कर लेना, और आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। मैं अब इसे दूसरी स्क्रीन पे ले आता हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरप्शन रहेगा, आप रिकॉर्डिंग में मैनेज कर लेना, ठीक है। जब आपको स्क्रीन दिखाई दे जाए तो मेरे को बता देना। विजिबल है? सब लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। यस सर विजिबल है सर। अब देखो क्या करते हैं, देखो समझना, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे आके आपने सिंपल टाइप करो पिंग, और उसके बाद में जिस डिवाइस को पिंग करना, टारगेट डिवाइस को जिसे हमें चेक करना है कि कौन सी हमारी डिवाइस है, तो अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा आईपी एड्रेस क्या है। हम कैसे पता चले हमारा आईपी क्या है? क्योंकि देखो आईपी एड्रेस जो होता है वो दो तरीके से असाइन होता है। जब आप आईपी देते हैं तो दो तरीके से होता है आईपी एड्रेस असाइन, ठीक है ना। जब भी आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, मैक एड्रेस तो फिक्स होता है, आपको मिलता है। आईपी एड्रेस दो तरीके से आप असाइन करते हैं, या तो आप करते हैं स्टैटिक आईपी, जैसे बोलते हैं मैन्युअली, कि आपने वो सारा का सारा आप जाएंगे लैन कार्ड की प्रॉपर्टी में, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, मैनुअल करेंगे। दूसरा आपका होता है डायनेमिक। डायनेमिक में हम क्या करते हैं, देखो कंपनीज में डायनेमिक आईपी ही यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एक सर्वर होता है जिसका नाम होता है डीएससीपी, मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे डीएससीपी सर्वर, उसके थ्रू हम लोग आईपी असाइन करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली। ऐसे समझो भाई, अगर 10 20 50 कंप्यूटर तो आप मैन्युअली आईपी दे सकते हो, लेकिन अगर लाखों में डिवाइसेज या हजारों में डिवाइसेज तो कब तक देंगे? एक डिवाइस पे भी अगर इधर उधर स्विच करोगे तो कमर टूट जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज सर्वर बना लेते हैं। देखो कंपनीज में हर काम के लिए एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया जाता है। तो डीएचसीपी इज स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP is used to assign the automatic IP to all device in network। सारी जितनी भी डिवाइसेज हैं उन पे डीएचसीपी से हम लोग आईपी देते हैं। तो अब आईपी चेक कैसे करेंगे कि भाई व्हाट इज माय करंट आईपी? तो एक कमांड होती है, यहाँ पे टाइप करो आईपी कॉन्फ़िग। अगर आप लोग को क्या सर? सर स्टैटिक्स में ये होता है ना सर, ये जो कंपनी वाले वो सर्वर वाले जो आईपी देते हैं वो हम लोग खुद वो असाइन करने डायनेमिक ही पड़ता होता है। है,
हाँ वो डायनेमिक ही होते हैं, static। वो हाँ डायनेमिक स्टैटिक नहीं स्टैटिक रखते ऑटोमेटिक हैं। रहता है। हाँ स्टैटिक हम लोग नहीं रखते, स्टैटिक छोटे मोटे इन्वायरमेंट में होता है। आपके घर में भी हर डिवाइस पे डायनेमिक आईपी मिलेगा जब आप इंटरनेट पे जाते हैं। ओके ओके। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग सब लोग को दिखाई दे रहा है साफ साफ? यस सर, दिख साफ रहा साफ है। दिखाई दे रहा है आईपी कॉन्फ़िग लिखा हुआ है? चलिए, जब नहीं आपने सर, दिखाई आईपी, दे रहा है। है ना, उसके बाद में एंटर कीजिए। आसमा मैडम आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपको शायद थोड़ा सा कमांडो को समझने में दिक्कत आएगी, तो लेकिन आपको थोड़ा सा, जितने भी लोग नॉन टेक्निकल है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है मेरे साथ। मैं आपके ठीक सर। साथ हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब देखो मैंने आईपी कॉन्फ़िग टाइप किया है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता हूँ। अब जब आप आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके में जितने लैन कार्ड है उतने बता देगा। इन सबको छोड़ दो, ये मेरे पास में कई सारे लैन कार्ड लगे हुए हैं। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या आईपी दिखाई दे रहा है? मेरे पास कई सारे लैन कार्ड हैं, इसीलिए आप उस पे मत रहना। ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जब आपको यहाँ पे आता है, ये देखो ये लिंक लोकल IPv6 जो एड्रेस आता है, ये है आपका आईपी का वर्जन 6 एड्रेस, IPv6। ठीक है, IPv6 आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज होने लगा है। IPv6 क्या है कि IPv4 के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस है, क्योंकि IPv4 की लिमिटेड वैल्यू है। अगर आपको और डिवाइसेस हैं, भाई आज की डेट में बिलियंस ट्रिलियंस डिवाइसेस है, तो अब हम उस केस में IPv6 यूज करते हैं। IPv6 मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जब आप ये देख रहे हैं, ये आपका आईपी क्लास सी का है। क्लास ये वाली वैल्यू अगर 1 से 126 के बीच में आती है तो क्लास ए, 128 से 191 191 आ रही है तो क्लास बी, एंड 192 टू 223 आ रहा है तो दैट इज द क्लास सी। ओके, and you see class C में first 3 octet are reserved for network n.n.n, तो सबनेट मास्क आ रहा है 255, है ना। अब देखो ये लैन कार्ड का नाम है यहाँ पे। ठीक है, ये डिफॉल्ट गेटवे, क्या डिफॉल्ट गेटवे होता है आपका राउटर का एड्रेस। राउटर का काम क्या, इंटरनेट से कनेक्ट करने का। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर का एड्रेस है। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये ना मेरे VMware के लैन कार्ड है, मतलब मैंने वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट जो बना रखा है, ये उसके लैन कार्ड है। ठीक है, इन दोनों को भी मैं छोड़ देता हूँ, मैं इस पे आता हूँ नीचे वाले पे, उससे आपको समझाता हूँ। आपके में उतना नहीं आएगा, इतने आएगा। ठीक है, अब यहां समझिएगा, ये मेरा IPv6 है, टेम्परेरी एड्रेस मेरे को एक असाइन है। ठीक है, इन्हें तीनों को छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखिए, दिस इज माय आईपी, दिस इज माय सबनेट मास्क, और ये मेरा राउटर का आईपी है। राउटर का आईपी जो होता है ना, जैसे आपके घर में वाईफाई राउटर जो लगा हुआ है, गेटवे वही है आपका। ठीक है, तो ये 18.1 जो है, ये मेरा वाईफाई राउटर का एड्रेस है। याद रखना, ये गेटवे आपको भी जब भी गेटवे दिखाई देगा, इसका मतलब ये गेटवे मतलब राउटर, ये ही आपको इंटरनेट भेजने के लिए यूज होता है। राइट, तो हमने चेक किया कि हमारा जो आईपी है वो 17 है मेरा। ठीक है, 18.17। अब क्या करता हूं कि मैं अपने किसी और 18.1 को पिंग करता हूं मैं, तो टाइप करो पिंग और अपने गेटवे को पिंग करो 18.1, ये मेरा गेटवे। टाइप करो पिंग स्पेस आपके गेटवे का आईपी जो भी आपको आ रहा है, सबको अलग अलग आ रहा होगा। मोस्टली 192 168 1.1 आ रहा होगा, राइट। ज्यादातर को ये आ रहा है ना 1.1। नहीं, मेरा 3.1 आ रहा है सर। अच्छा, आप लोग का सफी, फरीस, अब्दुल, राजा, अस्मा? कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ में गाइज? यस सर। सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो मैं अभी से ट्राई नहीं कर सकता। कोई नहीं, आप समझो, है ना, समझो। लेकिन ठीक है, कुछ दिनों बाद ना जब हम लोग CH पढ़ेंगे, मैं आपके मोबाइल को ही बना दूंगा एक चलता फिरता, वो क्या बोलते हैं, लैपटॉप। ठीक है, फिर लैपटॉप डेस्कटॉप। मोबाइल पे ही करना। ठीक है, उसके बाद आप एंटर मारो, ये टाइप करा आपने 1 और उसके बाद एंटर। अब इसे हमें समझना बड़े ध्यान से। देखो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, 2 डिवाइस यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही थी। ठीक है, डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2। ठीक है, जब हमने यहाँ से, इसका एड्रेस था मान के चलते 10.1, इसका 10.2, और अगर मैंने यहाँ से पिंग किया है 10.1 और अगर मुझे रिप्लाई आया है,
बाय डिफॉल्ट 4 बार आके रुक जाता है। रिप्लाई आया तो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब यह है कि यहां से यहां जो ट्रैफिक जा रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन। अब अगर आपको उधर से भी चेक करना तो यहाँ पे बैठ के इस डिवाइस पे आपको इसे पिंग करना पड़ेगा। तो अगर उधर से भी रिप्लाई है तो मतलब कम्युनिकेशन परफेक्ट है। तो दोनों एंड से चेक करना पड़ता है कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समझो, ये जो आ रही है टीटीएल वैल्यू, बड़े ध्यान से समझना। टीटीएल वैल्यू, टीटीएल इज स्टैंड फॉर टाइम टू लीव। ये बताती है कि एक डेटा पैकेट, आपको याद होगा हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था है ना, जब डेटा पैकेट जाता है पिंग कौन सी उस पे ओएसआई मॉडल के लेयर पे काम करता है, जाता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिंग के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, पिंग करने के लिए बैक एंड में जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सर टीसीपी ये आता है ना सर, ये यूडीपी रिप्लाई टीसीपी। आता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, और जो पिंग आप करते हैं वो होता है आपका नेटवर्क लेयर पे, मैंने जो बोला पूरा लाइन सुनो, ठीक है। आईसीएमपी इज ए प्रोटोकॉल विच वर्क ऑन नेटवर्क लेयर, जो पिंग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे कनेक्टिविटी चेक होती है, और एंड टू एंड डिलीवरी किसका काम है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो जब आप पिंग करते हो तो नेटवर्क लेयर पे करते हो, जब जो रिप्लाई जो इधर से आया ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, ठीक है। अब टीटीएल वैल्यू बताती है टाइम टू लीव की, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है पिंग करने के लिए, पता चल गया ना, आईसीएमपी, इट यूज फॉर कनेक्टिविटी टेस्ट, ठीक है। अब ये जो टीटीएल वैल्यू है बताती है कि कितनी देर एक डेटा पैकेट, कितने मिली सेकंड तक एक डेटा पैकेट जो है वो नेटवर्क में अलाइव रहता है, उसके बाद डेटा पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है। तो अब इसे हम कैसे यूज करें, हैकिंग में बहुत काम आता है टीटीएल वैल्यू। अगर टीटीएल वैल्यू में 64 आ रहा है तो मतलब इससे हम ये पता लगाते हैं टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। अगर 64 है या तो वहां लिनक्स चल रहा है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और अगर 128 आ रहा है तो मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सर आप लिनक्स चला रहे हैं सर? ठीक है। तो अगर नहीं नहीं, ये तो राउटर का है, ये राउटर का है, ठीक है ना, ये जो आया ना 64 ये राउटर का है, ठीक है। तो अगर याद रखना, अगर 64 बिट रिप्लाई आ रहा है, 64 आ रही है टीटीएल वैल्यू, तो लिनक्स या मैक है, और अगर 128 आ रहा है तो विंडोज है। तो इसका मतलब जब हम फुट प्रिंटिंग करते हैं ना हैकिंग में, तो अब हमें ये पता चल गया सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अगर मुझे पता चल जाए सामने विंडोज चल रहा तो कितना आसान रहेगा विंडोज को फिर हमें हैक करने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। तो ये सब चीजें बहुत काम आती हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको रिप्लाई आ रहा है तो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन है। लेकिन अब मैं यहाँ पे पिंग करता हूं और मैं एक आईपी डाल रहा हूं, रैंडम आईपी 100। कोई रैंडम आईपी टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, रैंडम आईपी। अगर आपको ये देखो रिप्लाई आया, लेकिन क्या आया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब क्या है कि जो डिवाइस जिसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, द डिवाइस इज नॉट रीचेबल। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, जो एरर है, डिवाइस नॉट रीचेबल है ना, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। दो पॉसिबल रीजन है इसके पीछे, या तो ये डिवाइस डाउन है, डिवाइस इज नॉट अप, ठीक है, वो डाउन पड़ी हुई है, या फिर डिवाइस इन डिफरेंट नेटवर्क, या फिर डिवाइस एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो एग्जिस्ट, डिवाइस आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझ गए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का, है ना। एक और रीजन हो सकता है, फायरवॉल इज ब्लॉकिंग द ट्रैफिक। फायरवॉल जब इनेबल होती है तो रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि फायरवॉल का काम ही है ट्रैफिक को फिल्टर करना, बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल को कैसे हम इनेबल डिसेबल करते हैं, वो सब चीजें समझ में आ गया, सब लोग को पता चला। अब आगे आ जाइए। अब देखो जो आईपी कॉन्फ़िग कमांड थी, ये कमांड अगर आप लिनक्स में करेंगे तो इसे बोलते हैं इफ कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग होती है वो, ठीक है। अब आईपी कॉन्फ़िग के साथ स्लैश करके ऑल टाइप करो, स्लैश करके ऑल टाइप करो और एंटर प्रेस करो, बहुत कुछ आएगा अभी, ठीक है, बहुत कुछ आएगा इसमें। ये वाला ले लेते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पे देखो आपका डीएनएस सर्वर का आईपी आ रहा है, ये रहा डीएनएस सर्वर। आपके केस में डीएनएस भी देखो, डीएससीपी, डीएनएस एंड राउटर, तीनों का आईपी आपको एक ही मिलेगा अगर आप होम नेटवर्क पे कनेक्टेड है।
और ये होगा आपका वाईफाई राउटर। अगर आप यहाँ कनेक्टेड है तो आपका वाईफाई राउटर का आईपी ही डीएचसीपी है, वही आपका डीएनएस है, वही आपका डिफॉल्ट गेटवे भी है। ठीक है, डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी देने के लिए यूज होता है। डीएनएस का काम होता है कि जब भी कोई आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, चाहे आप कोई वेबसाइट ओपन करें, चाहे आप किसी डिवाइस को कुछ भी करें, सर्च करें, कोई सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डीएनएस इज रेस्पॉन्सिबल, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेम रिजोल्यूशन। होस्ट नेम को आईपी में और आईपी को होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या? होस्ट नेम होता है किसी भी डिवाइस का नाम। जैसे मेरे राउटर को मैंने कोई नाम दे रखा है, मैंने अपने लैपटॉप को नाम दे रखा है, वो होता है होस्ट नेम। तो जब भी आप किसी, जैसे आप google.com खोलेंगे, वो एक होस्ट नेम है, तो जब आप उसे खोलेंगे तो गूगल के आईपी पे रिडायरेक्ट करवा देगा। अगर आप आईपी टाइप करेंगे तो उसे उसके नाम पे रिडायरेक्ट करा देगा। ये डीएनएस का काम होता है, राइट। डीएनएस इज द बैकबोन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ देखिए, ये मेरा डीएनएस का आईपी आ गया, ये ठीक है ना, और ये मेरा डीएचसीपी का आईपी आ गया, आप यहाँ देखो, और ये आपका गेटवे का आईपी है। अब जो डीएचसीपी है वो आईपी ना परमानेंट नहीं देता है, वो बाय डिफॉल्ट आईपी लीज पे देता है। अब वो लीज कितने दिन की? वो 1 to 30 डेज आप कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए हमारे इन्वॉल्वमेंट में कितनी देर के लिए है ये? आज 11:25 पे ये लीज एक्सपायर हो जाएगी और 9:54 पे ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, लीज एक्सपायर, इसका मतलब ये 11:25, ठीक है, 10:30। तो अब इसके बाद में ऑटोमेटिकली लीज रिन्यू हो जाएगी और हमें आईपीएस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली होता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सब दिखा दे रहा है, ये बता रहा है डीएचसीपी इनेबल है कि नहीं है। ये आपका मैक एड्रेस है, दिस इज योर मैक एड्रेस, ये आपका लैंड कार्ड है आप जो यूज कर रहे हैं। सब लोगों को समझ में आया कि कैसे पहचानेंगे कि आईपी डीएचसीपी से मैनुअल से कब लीज स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, कैसे हम चेक करेंगे कि भाई मेरा राउटर का आईपी क्या, डीएनएस का आईपी क्या, डीएचसीपी का आईपी क्या। क्लियर है? पहचान लेंगे, क्या यस सर, पहचान लेंगे? पहचान लेंगे सर। यस सर। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, सब कुछ यस लिखा सर, हुआ है यस। यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम हैकिंग करते हैं ना, एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम की होती है। तो ये देखो, हमने मैक एड्रेस भी ढूंढ लिया। फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस, ये याद रखना, फिजिकल एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, और आईपी एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। अब कई बार क्या होता है, मैंने आईपी, मेरे राउटर से मुझे आईपी नहीं आ रहा, क्लियर कर लो, CLS टाइप करो, ये आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब कई बार हो जाता है कि हमने आईपी तो किया लेकिन आईपी आ नहीं रहा, बार बार हमें डीएचसीपी से आईपी नहीं मिल रहा। तो हम कैसे मैनुअली डीएचसीपी से ट्रबल शूट करें उस आईपी को? तो आप क्या करेंगे, जब डीएचसीपी से आईपी नहीं मिलता, प्रोसेस चलता है बैकएंड में, डोरा अगर वो फेल हो तो हम करेंगे आईपी कॉन्फ़िग, करिए मेरे साथ में, /release। ये रिलीज कमांड मत चलाना, बिल्कुल मत चलाना, नहीं तो आप लोग का जो आईपी ना, करंट आईपी हट जाएगा और हमसे मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप ये कमांड चलाएंगे रिलीज कमांड क्या करेगी दोस्तों, कि आपका जो करंट आईपी है, जो करंट स्टेट आईपी की, उसे रिलीज कर देगी, मतलब आपका लोकल आईपी हटा देगी। ठीक है, इसके बाद में आप बिल्कुल भी कोई भी इस कमांड को मत चलाना। ठीक है ना, इसके बाद दूसरी कमांड आती है आपकी आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू, ये भी नहीं चलाएंगे। ये कमांड क्या करती है आपकी, ये आपके आईपी को, जो आपका लीज है ना, उसे रिन्यू करना हुआ या आईपी रिन्यू करना हुआ तो उसके लिए, तो मतलब ये किस केस में यूज होती है, आईपी कॉन्फ़िग जो है, ये किस केस में यूज होगा, रिलीज और रिन्यू। ये आपका यूज होगा माय डियर फ्रेंड व्हेन यू वांट टू बी ट्रबलशूट डीएचसीपी रिलेटेड इश्यूज। तो ये डीएचसीपी से आईपी असाइन करवाने के लिए यूज होता है। क्लियर है? तो अगर आईपी नहीं आ रहा है किसी डिवाइस में, नेटवर्क में, तो हम आईपी कॉन्फ़िग रिलीज रिन्यू चला के ट्राई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे आईपी आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आगे कोई और चेक करेंगे कि भाई डिवाइस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट तो नहीं पड़ी हुई है ना, या फिर फायरवॉल तो नहीं ब्लॉक कर रही है, या फिर डीएचसीपी से कनेक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, फिर बाकी चीजें होंगी। ठीक है, अब उसके बाद में ये सब छोड़ देते हैं और हम चलते हैं आगे। यहां तक क्लियर है सबको? अब आईपी कॉन्फ़िग रिलीज रिन्यू हो गया। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, डीएनएस से जब आप नेम रिजॉल्व करते हैं ना, अब छोटा सा एक एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, ये खोलते हैं, ब्राउजर ओपन करो, और इनकॉग्निटो मोड में है मेरा, नॉर्मल मोड में खोलता हूँ, क्रोम ओपन करो, कोई भी ओपन करो,
आप जरा ओपन करो। अब आप यहाँ पे देखिए, आप अपने हिस्ट्री चेक करो। हिस्ट्री चेक करने के लिए क्या करना, कंट्रोल एच प्रेस करो, यहाँ पे बीच में कहीं क्लिक करके कंट्रोल एच दबाओ, आपकी हिस्ट्री खुल के जाएगी, आप कौन सी वेबसाइट रिसेंटली लॉगिन करें। अब आप देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है हिस्ट्री, ये है आपकी पूरी की पूरी कैश, पूरी की पूरी कैश है, दिस इज कॉल्ड कैश। ऐसी क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट हमने ओपन करी तो ये इंफॉर्मेशन डीएनएस के पास होती है, ठीक है। डीएनएस क्या करता है, जो भी आप फ्रिक्वेंटली वेबसाइट एक्सेस करते हैं ना, अपनी कैश में रखता रहता है। कई बार क्या होता है, हमें ट्रबल शूटिंग करनी है कि वो वेबसाइट में या होस्ट में कुछ इश्यू आ रहा है, क्योंकि डीएनएस तो अपनी कैश से उठा रहा है वो इन्फॉर्मेशन बार बार। तो अगर हमें डीएनएस की कैश को क्लियर करना है तो हम कैसे करेंगे। कैश क्लियर करने के लिए कमांड होती है ipconfig +dns। ये कमांड आप रन करेंगे 2-3 बार, ये क्या करेगा, आपकी लोकल कैश को, डीएनएस की जो लोकल कैश है, जो मतलब कैश मत होता है कि उसकी रिसेंट मेमोरी, हम उससे क्लियर कर देते हैं। उससे क्लियर करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं। तो यू कैन रन दिस कमांड विदाउट एनी रीजन, मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन, ठीक है। +dns एंटर 2-3 बार कर लो, ये आपकी लोकल कैश को क्लियर कर देगा, ठीक है। कई बार जब आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो वो नहीं खुल रही है, तो ऐसे क्लियर कर लो कैश, फिर वो लोकल से नहीं उठाएगा, फिर सीधा इंटरनेट पे जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, ये कमांड क्लियर है। अब क्या होता है कि कई बार ना हम डीएनएस से कनेक्टिविटी नहीं होती, हम डीएनएस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई डिवाइस डीएनएस पे रजिस्टर्ड नहीं होती। तो उससे अगर मैन्युअली रजिस्टर करना हो तो उसके लिए कमांड होती है ipconfig register DNS server। दिस कमांड यह क्या करती है, आपका डीएनएस रजिस्ट्रेशन करा देती है, मैनुअल डीएनएस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप ये कमांड भी चला सकते हो बिना किसी रीजन के। 2-3 मिनट लगाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन को री रजिस्टर कर देगी। अगर रजिस्टर्ड है तो ये री रजिस्टर कर देगी, और नहीं है तो रजिस्टर कर देगी। यहां तक क्लियर सबको, इन कमांड्स में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन इन कमांड्स में, समझ में आया। राजा, यस सर। अब्दुल, आसमा, हरीश, अजय, सफी, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट, अंडरस्टैंड। चलिए। अब पिंग और आईपी कॉन्फ़िग बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, ठीक है ना। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में सब ज्यादा यही यूज होती है, और पता है इन कमांड्स के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो टारगेट की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रेस रूट। मैं पहले चेक कर लूं ट्रेस रूट लिनक्स की है कि विंडोज की है। तो ट्रेसट है विंडोज में, है ना। ये ट्रेस रूट उसकी है, लिनक्स की। देखो मैं नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये L1 जॉब में करते हैं। तो मेरे को L1 जॉब छोड़े हुए मतलब 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी याद तो रहता ही है। अब क्या होता है, ट्रेस रूट का मतलब क्या होता है, देखो समझना। ट्रेस रूट बहुत ध्यान से समझना। मुझे यहां से अपने लोकल मशीन से मुझे गूगल पे जाना है। अब मुझे देखना कि अगर मेरा ट्रैफिक यहाँ से गूगल पे जाएगा तो रास्ते में कितने होस्ट पड़ेंगे, कहां कहां से मेरा ट्रैफिक गुजर के जाएगा, किस किस डिवाइस से। तो ट्रेस रूट कमांड क्या करेगी कि यहाँ से, जब मैं यहाँ से ट्रेस रूट, ट्रेसर्ट या ट्रेस रूट चलाऊंगा, तो जब मैं ट्रेस रूट करूंगा google.com के लिए, तो ये मेरे को बता देगा कि जब डिवाइस से यहाँ से आईपी जाएगा तो रास्ते में कितनी डिवाइस पड़ रही है। ये सब डिवाइस के पूरी के पूरे राउटिंग टेबल आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम 30 होस्ट को काउंट कर सकता है, 30 होस्ट को, इसके ज्यादा नहीं चाहता है, ठीक है। तो ट्रेस रूट करने से आपको ये पता चल जाता है कि जब मैं ये अब मान के चलते, मेरे को किसी को, एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे सफी को मारने के लिए जाना है। अब सफी को मारने के लिए मुझे यहाँ से देखना है कि सफी की सिक्योरिटी में रास्ते में कितने लोग हैं। तो अगर मुझे पता चल जाए रास्ते में कौन कौन है, तो मेरे लिए इजी रहेगा अपने टारगेट के ऊपर अटैक करना। तो ट्रेसट बहुत कामों की कमांड है। ट्रेसट इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रेस द रूट बिटवीन द टू डिवाइसेस। ट्रेसट के साथ टाइप करो www, कोई भी वेबसाइट का नाम, मैंने गूगल टाइप किया, google.com, एंड प्रेस एंटर।
अब ये एक एक करके इन सबको समझेंगे, ठीक है। ये सब डिवाइस आ रही है, ये गूगल का आईपी है, ये वाला IPv6 यूज हो रहा है गूगल पे, ये गूगल का आईपी है। अब देखो यहां तक तो ये IPv6 ने फॉलो किया, कोई बीच में सर्वर आया वहां पे टाइम आउट आ गया, मतलब उससे कनेक्टिविटी उसने अलाउ नहीं कर रखी। अब देखिएगा ये यहां तक गया, डेल का सर्वर देखो, डेल इंडिया सर्वर है, यहाँ पे जाके रुक गया ट्रेसोट। इट्स मीन यहाँ पे जो है ये करंट में मेरे ISP पे गया, हु इज माय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एयरटेल के सर्वर पे गया है। अगर मैं एयरटेल से कनेक्ट हूँ, जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर, वहां पे जाके रुक गया, नहीं गया, इतने ही काउंट कर पाया। मैं और करता हूँ, अब मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो हम होस्टिंगर के ऊपर होस्टेड है, तो देखो ये होस्टिंगर पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाके रुक गया ये पे। तो हर जगह IPv6 ही यूज हो रहा है। सर ये जो आपने अभी कमांड रन की थी अपनी वेबसाइट पे, इसमें अगर मैं भी सेम कमांड रन कर रहा हूँ तो मेरे में आईपी एड्रेस अलग आ रहे हैं, आपके में हाँ, अलग आ रहे हैं। क्योंकि आप अपने डिवाइस से कर रहे हैं ना, अच्छा। आप अलग एरिया में, आपका इंटरनेट कनेक्शन अलग है, ये मेरा है, मेरे यहाँ से, मेरी लोकल मशीन से, वो आपकी मशीन का अलग, सबका रिजल्ट अलग आ रहा होगा, देखना है ना, सबका यस रिजल्ट सर, यस अलग सर। आएगा, क्योंकि ये मेरे यहाँ से जा रहा है, मेरे घर से जा रहा है विद्यार्थी इन्फो सिस्टम पे। सफी अगर कलकत्ता से कर रहा तो वो कलकत्ता से जाएगा, आप मेरठ से कर रहे हो तो मेरठ से जा रहा है, ओके। और आपके लोकल डिवाइस के IP से जा रहा है, सबका रिजल्ट अलग आएगा, सबका रिजल्ट अलग आएगा। असमा रिजल्ट सेम आ रहा है, हरीश, अब्दुल, राजा, सेम रिजल्ट नहीं आएगा ना किसी का भी? नहीं सर, सेम नहीं आएगा सर, डिफरेंट डिवाइड है। हाँ, नहीं आएगा ना, क्योंकि आप अलग अलग जगह से हर कोई कर रहा है ना, ये चीज सर है। डिवाइस अलग है, आईपी एड्रेस हाँ, अलग है ना सर, कैसे सब कुछ अलग है आपका। डिफरेंट रहेगा तो। चलिए अब CLS करके क्लियर कर लो, तो ऐसे आप ट्रेस रूट करेंगे, ये आप प्रैक्टिस करना कुछ उसका डिवाइसेस के साथ में, ठीक है ना, कुछ वेबसाइट्स की प्रैक्टिस कर लेना। अब IP कॉन्फ़िगर पिंग, हाँ, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम ना कुछ पॉलिसीज अप्लाई करते हैं कंपनी में, जब पॉलिसीज अप्लाई होती है तो पॉलिसी हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, अपडेट नहीं होती। जब हम कंपनी में ग्रुप पॉलिसी अप्लाई, ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, सेट ऑफ पॉलिसी। भाई अगर मैं नहीं, आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे ना, तो आप देखते हैं कि आप अपना IP भी चेंज नहीं कर सकते, आप अपना टाइम भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय ग्रुप पॉलिसीज। ग्रुप पॉलिसी इज द कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसी। तो जब हम ग्रुप पॉलिसी इन्फोर्स करते हैं, तो कोई भी पॉलिसी आप इन्फोर्स करते हैं, जब जिसे बोलते हैं GPO, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। GPO जब अप्लाई होता है, दो तरीके से अप्लाई होता है GPO। एक आपका अप्लाई होता है दोस्तों डिवाइस लेवल पे, कंप्यूटर पे बेसिकली, है ना, और एक होता है आपका यूजर लेवल पे। तो बाय डिफॉल्ट जब आप ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो 90 मिनट्स लेती है अप्लाई होने में। तो या तो दो तरीके, 90 मिनट्स वेट करो, या फिर जब यूजर के ऊपर कोई पॉलिसी लगाएंगे तो जब यूजर लॉगिन होगा तो पॉलिसी काम करेगी, और डिवाइस जब स्टार्ट होगी तो पॉलिसी काम करेगी। अब अगर आपको इन्फोर्स करनी है तुरंत के तुरंत इन्फोर्स, तो आप एक कमांड यूज करते हैं GP अपडेट एंड /force कमांड। ये क्या करती है, फोर्सफुली अपडेट करती है ग्रुप पॉलिसी को, भाई विदाउट रीस्टार्टिंग, विदाउट लॉग आउट द डिवाइस। तो यहाँ पे टाइप करो GP अपडेट /force, और ये कमांड क्या करेगी, ग्रुप पॉलिसी को अपडेट कर देगी। कंपनी में बहुत काम आती है। और देखो कंप्यूटर पॉलिसी होगी, अब यूजर पॉलिसी हो जाएगी अपडेट, और ये 3-4 बार चला लो तो इश्यू रिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज ऐसे रिजोल्व होते हैं। यहां तक सबको क्लियर है?
यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है Yes. सर। ये कमांड बहुत काम आने वाली है आपको फ्यूचर में, याद रखिएगा। ये कमांड्स बहुत कम, हमें बहुत बेसिक लग रही होंगी, लेकिन ये कमांड बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, तो आप बैठ के घर पे आज टाइम निकाल के कुछ अलग अलग वेबसाइट को ट्रेस रूट करो, उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, और आईपी कॉन्फ़िग ऑल इन कमांड को चेक करो कि भाई क्या नाम है, आपको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं गेटवे का आईपी क्या आ रहा है। उससे आपको पता चलता है कि भाई हाँ अच्छा ये राउटर का आईपी, अगर मुझे कल को किसी का राउटर हैक करना है तो मुझे राउटर का आईपी में कैसे निकाल लूंगा। फिर जब आपको 1.1 मिल रहा है ना, आप क्या करो, यहाँ पे जो आपका गेटवे का आईपी है वो यहाँ पे टाइप करो, ब्राउजर पे टाइप करो आपका जो भी गेटवे का आईपी है, ये आपके वाईफाई राउटर है। अब देखो यहाँ पे ना डिफॉल्ट यूजरनेम पासवर्ड एडमिन होता है, जरा ट्राई करो एडमिन। हालांकि अगर आपने चेंज कर रखा तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली एडमिन ही होता है। कैप्स में ट्राई कर लो एडमिन। 70% इसी से कॉन्फ़िगर होते हैं, हमने चेंज कर रखा है। ठीक है, 70% दुनिया के राउटर इसी डिफॉल्ट आईपी पे होते हैं। ये देखो डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ सेट होते हैं। मेरे घर पे दो है, मेरे घर पे दो राउटर लगे। अच्छा दूसरा वाला कनेक्ट नहीं होगा तो वो आएगा नहीं, है ना। मेरे घर पे दो, तो 70% यहाँ पे जो दुनिया में राउटर लगते हैं वो एडमिन पे कॉन्फ़िगर होते हैं। समझ गए ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप वाईफाई हैकिंग वहीं से शुरू करते हैं हम लोग, जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा डिफॉल्ट पे है तो हमें तो सब कुछ मिल गया ना। समझ गए। तो एक अटैक होता है हमारी हैकिंग की भाषा में गए, जिसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक से चलो हम क्या करते हैं कि ऐसे यूजरनेम पासवर्ड निकालते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ थिंक लाइक ए क्रिमिनल। अगर मुझे अस्मा का सिस्टम हैक करना है ना, तो मैं अस्मा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता करूंगा। अगर मैं मान के चलता हूँ, अस्मा मैडम कैन यू बी ऑन ऑडियो फॉर ए मिनट? अगर आप बुरा ना माने, कुछ क्वेश्चंस पूछने आपसे। हाँ सर बोलिए। बुरा मत मानना किसी भी क्वेश्चन का, पर्सनल क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग लाइव पे। आप मैरिड है ना, शायद आपने बताया था, है ना? नहीं सर सिंगल हूँ। अच्छा फिर तो बेकार आपसे पूछना। सर हम हमसे पूछते पूछे फिर, सर, मैं बता रहा हूँ। आप मैरिड हो? नो सर, नो मैरिड है सर, बट पूछ ठीक सकते है, हैं सर, नो इशू पूछ सर। सकते हैं, ठीक है। अस्मा मैडम से तो नहीं पूछ सकते। आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? नो सर। अरे बड़े दुख तिरक पे हाथ रख गया आपने तो मैंने। अच्छा मैं नो क्यों सर। पूछ रहा हूँ, देखो समझो। यूजुअली क्या होता है, ये जब हम हैकिंग के लिए दिमाग लगाते हैं ना, थिंक लाइक ए क्रिमिनल, 70 to 80% लोग क्या करते हैं कि उनका जो पासवर्ड होता है बॉयफ्रेंड के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, अगर मेरे जैसा मैरिड आदमी है तो बीवी के नाम पे, बेटी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, ऐसे ही हम लोग पासवर्ड रखते हैं। तो जब हम किसी का अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना है ना, तो आप उसके साथ इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, हैकिंग की भाषा में फुटप्रिंटिंग, और वैसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इस सर आपका आवाज सफी की ईमेल आईडी हैक करनी है ना। अब मैं सफी से नॉर्मली बताऊंगा यार मेरा बेटा ये है, ऐसे वो इधर उधर की हम बात करके, क्योंकि मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ सफी को, टारगेट बना के चल रहा हूँ। मुझे पता सफी से मुझे क्या चाहिए। कहते हैं ना किसी की बात उगलंतु से दारू पिला के बात करो वो निकाल देता है, ये सेम जी वही सर। कॉन्सेप्ट। आप उसे बताना शुरू करो यार ऐसे है ना, ये वो इधर उधर की उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके गांव का नाम है ना, उसके बीवी बच्चों का नाम, ये सब चीजें इधर उधर की इंफॉर्मेशन डिटेल निकाल। मैं कह रहा हूँ 70% चांस है कि आप उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं जब ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं तो उससे रिलेटेड पासवर्ड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मेरा 90% पासवर्ड होता है India@12345, बैच में भी बोलता हूँ। अजय, अजय, यस सर। अजय जरा बताओ मेरा पासवर्ड कहाँ कहाँ बिक रहा था इन लोगों को? मत पूछो सर, रहने दो। डार्क वेब पे मेरा यूजर आईडी पासवर्ड 600 रुपए में बिक रहे थे, और मेरे को अजय ने निकाल टेलीग्राम के के ग्रुप बोला में 2 रुपए में भी चला था। 2 रुपए में आईडी पासवर्ड लिख दे। क्योंकि ये पासवर्ड गैस करना बहुत आसान है। अब ये नहीं है कि ये इजी पासवर्ड है। अगर अजय मुझे नहीं पता था तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब देखो आप लोग कैसे पता करो कि आपका जो पासवर्ड है वो कहीं बिक रहा है क्या? आओ जरा एक बार सब लोग जीमेल ओपन करो। ठीक है, जीमेल ओपन करो सब लोग अपनी।
मोबाइल के तो नहीं कह सकता, लेकिन लैपटॉप पे ऐसे ही होगा। जीमेल पे जाओ सब लोग, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे डार्क वेब पे आपकी क्रेडेंशियल बिक रहे हैं। आगे सब लोग यहाँ, हाँ yes, sir. क्लिक कीजिए यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट, अपने उस पे इमेज पे एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फोन में भी आता है सर ये। हाँ फोन पे आ रहा है ना, कर लो। हाँ अब यहाँ पे टेंशन मत लो, 1 महीने में ना मार्च में आपका मोबाइल फोन ही हैकिंग के लिए यूज कर लोगे आप, कहीं पे भी छोटी मोटी हैकिंग आप उसी से करोगे। यहाँ पे क्लिक करो सिक्योरिटी टैब पे, कर लिया, करा नेक्सस 4, अच्छा मैं समझ गया कहा। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आपको आएगा डार्क वेब रिपोर्ट, ये दिखाई दे रहा है, इसे ऑन कर दो। डार्क वेब रिपोर्ट को ऑन कर देना, 24 घंटे लगेंगे अपडेट होने में। और यहाँ पे सी रिजल्ट आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरा कहाँ कहाँ बिका, ये देखो मैंने व्यू रिजल्ट करा, व्यू ऑल रिजल्ट्स। अब आप लोगों को ये दिखा देगा, देखो कहाँ कहाँ बिक रहा है, किस किस दिन बिका, ये टेलीग्राम चैनल क्या क्या बिक रहा है, क्या क्या बिक रहा है, देखो ये लो जी, ये सब बिक चुका है। आप कहेंगे तो मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देखो ये तो ईमेल ईमेल और आईडी। पासवर्ड दिखा रहा है, आपको तो एड्रेस भी बीत चुका था सर। हाँ दूसरा पे एड्रेस भी है ना पूरा ना, हम्म। ये रहा ना, देखो सॉरी, सब कुछ है ना, सब कुछ बिका हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे सिस्टम से हैक हुआ, नहीं, हम दिन भर में हजारों साइट्स पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जरूरी है वो साइट सेफ है। तो दोस्तों हैकिंग के लिए आप जब भी मैं कहूंगा कि हम इस आईडी पे, ये किसने ज्वाइन किया गेस्ट के नाम से मीटिंग आईडी, गेस्ट प्लीज, ये गेस्ट के नाम से कौन है, अपना नाम चेंज करो भाई जो भी आप, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा सेशन से, ठीक है। तो अब दोस्तों देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब भी हम हैकिंग करेंगे तो हैकिंग में आपको क्या करना है कि आपको एक डमी ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है। उस डमी ईमेल आईडी से ही आप सारा काम करेंगे, अपनी पर्सनल आईडी बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, ठीक है। हम जीमेल सिक्योरिटी भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक इतना सब चीजें सबको क्लियर है ना, कि ये जो मैंने कमांड बताई ये सब चीजें कैसे करते हैं, इतना क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। अब इसके बाद में हम थोड़ा सर सा एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट वाला बंदा मुझे बहुत पसंद है। सर नहीं नहीं सर, वो कि आपके पास तो हमारा पूरा डिटेल्स है, तो चाहे तो आप भी हमारा हैक कर सकते हैं ना अभी। देखो दोस्त, इतना अगर मतलब जो डिटेल मेरे पास आपकी है ना, मैं चाहूं तो कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं, टेंशन मतलब वही वही। नहीं यार। देखो हम यहाँ पे हैकिंग सीखने के लिए नहीं आए हैं, समझो। मैं फिर से बोलता हूँ, थिंक लाइक ए क्रिमिनल, हमें प्रिवेंट करना सीखना है। हैकिंग करके अगर जब तक हम हैक करना नहीं सीखेंगे हम प्रिवेंट नहीं करेंगे, राइट। देखो मैं छोटा सा तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, देखो एक वेबसाइट के बारे में मैं कहाँ से डिटेल निकाल सकता हूँ, देखो छोटा सा एग्जांपल लो, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर मुझे किसी की वेबसाइट हैक करनी है ना, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी ही वेबसाइट पे जाता हूँ हैक करने के लिए, मैं नहीं नहीं जरा सर, से, मैं ऐसे ही नॉर्मली पूछ रहा था। नहीं नहीं वही मैं बता रहा हूँ। देखो जरा से पेज सोर्स से मुझे पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और उससे उसे ये भी पता चल जाएगा कि इनके कौन कौन से फोल्डर जो है वो क्या बोलते हैं, ये बाहर से एक्सेस है। ये देखो एक जरासी, उससे एक जरासी हैकिंग, मैंने कहा ना हैकिंग बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो मैंने सब कुछ ब्लॉक कर रखा अपने यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, राइट, डिसअलाउ। यहाँ पे आप अगर किसी और कंपनी को यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, लो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एग्जांपल, कोई रैंडम वेबसाइट मैंने उठाई है, अब देखो अलाउ, जो जो अलाउ है ना
जो जो चीज अलाउ है आप उस फोल्डर को इंटरनेट से उनका उठा लोगे, जो भी अलाउ है। हमने BSNL की वेबसाइट हैक की थी अभी रिसेंटली, ठीक है ना, सारा सेंसिटिव डेटा आ गया था, ठीक है। तो जो भी चीज अलाउ है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। अब देखो जैसे इनके में अलाउ है ये वाला .js, ठीक है जी, सर वो जेएस से उसका सर जेएस का पूरा कोड जावा है स्क्रिप्टिंग वाला कैसे? फोल्डर है ना, यस सर, जावास्क्रिप्ट है सर। है ना, star.js, यहीं पे उनका देखो ये रहा, ठीक है। और ये नहीं एक्सेस है, यहीं पे ये देखो इनके जो भी अलाउ चीजें दिखाई दे रही ना आप लोग को अलाउ, वो फोल्डर आप उनका एक्सेस है ना, वर्डप्रेस एडमिन भी उनका, क्योंकि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो अब इनका क्रेडेंशियल निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, ब्रूट फोर्स अटैक डालेंगे, उससे मैंने क्या कहा फुटप्रिंटिंग, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अटैक करना वन बाय वन। तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें कैसे काम करती हैं। वही हम लोग अपने CH के कोर्स में सीखने वाले हैं, ठीक है। जब तक हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता ना कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, आप हैकिंग नहीं कर सकते। क्लियर हुआ दोस्तों? यस सर, तो राइट नाउ सर। हैव ए क्विक 5 मिनट्स ब्रेक, हम लोग उसके बाद कनेक्ट होते हैं और देन वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, सी यू इन 5 मिनट्स। सर ये ब्रोड क्या था सर, उसके एक बार फिर से बताइए। क्या 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 क्या? सर वो जो ट्रायस करने का था सर, ब्रोड क्या था वो लास्ट में लिखे थे, ट्रेस एक बार ट्रेस सर रूट, रिपीट। 63 का मानना, नहीं सर, जो साइट को हैक करने का हो तो वो क्या? वो सब सिखाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। ओके। एक एक चीज डिटेल में करेंगे, लाइव हैकिंग करेंगे वेबसाइट्स की, डोंट वरी। हर चीज, ओके CCTV कैमरा हैक करना हुआ, वाईफाई हैक करना हुआ, वेबसाइट हैक करना हुआ, ये सब चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और आप लोगों से ही करवाऊंगा। तभी कह रहा हूँ एक डमी ईमेल आईडी बना के रखो सब लोग। और आप लोग के पास में गाइज लैपटॉप तो सबके पास में अच्छा खासा है ना, कम से कम 8 16 GB रैम वाला। यस अगर सर, यस आपके सर। आपके पास में रैम नहीं है 16 GB दोस्तों, आपकी लैब में आपको चैलेंज आएंगे, स्लो रहेगी। तो आप अपग्रेड करवा लो, मेरी बात मानो, कम से कम 16 GB रैम कर लो। और अगर तुम 24 32 GB कर सकते हो फार बेटर है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 16 GB रैम सब लोग अपने सिस्टम में अगले वीकेंड से पहले कर लो, क्योंकि अगले वीकेंड पे हम अपनी हैकिंग की लैब सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो एक वीक है, आप लोग कर लो प्लीज अपग्रेड, ठीक है। चलो, सी यू इन 5 मिनट्स। ओके सर। 500 GB SSD, 500 GB SSD, 8 GB. I think this is enough, or I also still need to upgrade the laptop. अब देखिए हमारे पास में कम्युनिकेशन के लिए दो ही मीडियम है, या तो हम बात करते हैं वायर की या फिर हम वायरलेस की। मैं आप लोगों को कुछ मटेरियल भिजवाऊंगा। अरे जतिन, जतिन कैन यू हियर मी? आप हो सेशन में जतिन सर? ठीक है, मैं जतिन सर को बोल दूंगा नेटवर्क का वो पूरा PPT आप लोग को उस पे अभी फिलहाल उसी पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ठीक है ना, तो आप लोग को मिल जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं वायर की, तो इन वायर कम्युनिकेशन वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ द केबल। एक हमारे पास कोएक्सियल केबल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। कोएक्सियल स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, कोएक्सियल केबल, TP केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये मुझे ही दिखाई दे रहा है ब्लर, या आप लोग को भी ब्लर दिखाई दे रहा है इस पे लिखा हुआ, या सिर्फ मुझे ही ब्लर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा ब्लर है, बाकी तो सही थोड़ा है। सा ब्लर है ना, हाँ मुझे भी लगा है थोड़ा सा ब्लर हुआ, कुछ तो हुआ है। अभी शायद ठीक है, नहीं अभी भी नहीं है, चल ठीक है, थोड़ा सा ब्लर मुझे लगा, कुछ हुआ, ठीक है। चले पहले बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल अब यूज नहीं होती है। कोएक्सियल केबल ऑल्सो कॉल्ड माय डियर फ्रेंड 10 बेस T केबल बोलते थे, इसे 10 बेस T, ठीक है। ये
अगर आपने कभी केबल टीवी देखे हो तो ये केबल टीवी में यूज होती थी, ठीक है। एक मोटी सी केबल होती थी, इसके अंदर एक सिंगल कॉपर वायर होती थी, वो चलती थी, ठीक है। इसकी जो लेंथ थी मैक्सिमम 500 मीटर तक जाती थी। कोएक्सियल केबल भी दो तरह की आती थी, 10 बेस 100 बेस, पुराने जमाने में यूज होती थी। तो एक की लेंथ होती थी 180 मीटर, 185, हाँ, एक की होती थी 500 मीटर। ये यूज होती थी केबल टीवी में, और या फिर बस टोपोलॉजी में यूज होती थी ये टेक्नोलॉजी में। तो बस टोपोलॉजी नहीं होती। बात करते हैं टीपी की। टीपी दो तरह की होती है, ट्विस्टेड पेयर। टीपी इज स्टैंड फॉर ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। एसटीपी केबल जो है आपकी, ये यूज होती है आपके लैंडलाइन के अंदर। जो आप लैंडलाइन फोन यूज करते हैं घर पे, टेलीफोन्स, उसके अंदर जो केबल लगती है वो आपकी एसटीपी केबल होती है। इसमें जो कनेक्टर लगता है उसका नाम है RJ11, रजिस्टर जैक 11, ये कनेक्टर यूज होता है। और जो आपकी, जैसे हम लोग लैन केबल बोलते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में लगती है, वो है यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये यूज होती है लैन केबल्स, ठीक है। इसमें जो कनेक्टर लगता है उसका नाम है RJ45। इस पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, FOC। फाइबर ऑप्टिक कहाँ यूज होती है? देखो, फाइबर ऑप्टिक कंप्यूटर्स में नहीं लगती है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में यूज होती है। फाइबर ऑप्टिक, देखो, लैन केबल जो है वो आपको एक लिमिटेड बैंडविड्थ देती है, और इनकी लेंथ भी लिमिटेड है। यूटीपी केबल की लेंथ ही आपकी 100 मीटर होती है, मतलब स्विच से लेके कंप्यूटर के बीच में 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा तो आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उस पे जो स्पीड आएगी मैक्सिमम, वो अभी 10 Gbps तक सपोर्ट करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल नॉर्मली यूज होती है नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। देखो, जो हमारी लैन केबल है उसकी लिमिटेशन है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोग को लैन केबल के बारे में। हम यूटीपी की बात करते हैं। अब यूटीपी जो केबल होती है, स्विच से लेके, जो आपका स्विच है, इससे लेके डिवाइस के बीच की, जो इसे हम बोलते हैं 100 बेस T, ठीक है, मतलब 100 मीटर लेंथ होगी, ठीक है। और ये जो है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ होती है, ये होती है आपकी 100 मीटर। अगर उससे ज्यादा आपको रखना है तो आपको फिर रिपीटर लगाना पड़ेगा, बिकॉज सिग्नल उससे ज्यादा नहीं जाते। अब जो इसकी स्पीड है, अब तो देखो बहुत स्पीड आती है नाउ, अभी आज की डेट में ये गीगाबाइट तक आती है, मतलब 1 गीगाबाइट, 1 Gbps की भी स्पीड भी आती है, 10 Gbps भी आती है। और ये ना अलग अलग कैटेगरी में आती है, अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी में आती है। कैट 1 2 3 4 5 6, आज के डेट में जो लेटेस्ट होगी, देखो मैं नेटवर्क का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कैट 6 चल रही होगी, और कैट 6E या कैट 7 ऐसी कुछ होगी जो लेटेस्ट है। हम हमेशा लेटेस्ट यूज करते हैं। एक मिनट रुको, मेरे पास में भी एक लैन केबल है, देखता हूँ कौन सी कैटेगरी है इसकी। तो जो केबल पे लिखा होता है ना, इस पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। केबल पे लिखा होता है कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है। कैटेगरी बताती है कि आपको क्या स्पीड मिलेगी उसकी, ठीक है। तो अप टू 1 Gbps 10 Gbps तक आती है आज के डेट में लैन केबल। तो मतलब वो विद इन लैन केबल क्यों बोलते हैं, देखो मैं बार बार लैन केबल, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है। जब भी आप दो अलग अलग नेटवर्क्स या इंटरनेट पे वैन कनेक्टिविटी देखते हैं तो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है। आप देखो आजकल तो घर पे जो वाईफाई राउटर लगाते हैं वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल देने लगे हैं। आप लोगों ने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना, एक येलो कलर की पतली सी वायर होती है, देखी होगी, है ना। तो अब यूटीपी केबल को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, यूटीपी केबल दो तरह की होती है। जब इसे बनाते हैं, केबल को कनेक्टर लगाते हैं, दो तरीके के लगाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका होता है स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट, और एक होती है आपकी क्रॉस केबल। क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल, बड़े ध्यान से समझना। जो हमारी स्ट्रेट केबल होती है, ये वाली जो केबल है, जो हम राउटर, स्विच और डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाली, ये आपकी स्ट्रेट केबल है। स्ट्रेट केबल है जब आप स्विच से किसी को भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप दो कंप्यूटर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, दो कंप्यूटर को डायरेक्टली विदाउट स्विच के आपको कनेक्टिविटी करनी है, तो हम यूज करते हैं क्रॉस केबल उस केस में। समझ में आया? नॉर्मल स्ट्रेट केबल होती है 99% सिनेरियो में, लेकिन अगर दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट करनी है विदाउट एनी स्विच और विदाउट एनी मीडियम, तो वी आर गोइंग टू यूज क्रॉस केबल फॉर दैट वन। ये सब लोग को समझ में आया? अब जो एक होती है, जो आपकी यूटीपी केबल होती है, अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, ठीक है।
समझना। केबल कलर कोड, ये समझो बड़े ध्यान से। इसे इथरनेट केबल भी बोलते हैं। इथरनेट मतलब लैन। आप लोगों को कलर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? जो केबल होती है उसके अंदर टोटल 8 वायर होती है। केबल के अंदर टोटल 8 वायर। बहुत ध्यान से समझना, ये चीजें बहुत काम आती है। टोटल 8 वायर होती है। ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज व्हाइट और एक ऑरेंज, ब्लू व्हाइट ब्लू एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये 8 कलर होते हैं। आप जब उन्हें एक सीक्वेंस में लगा देते हैं ऐसे, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, तो ये होती है आपकी स्ट्रेट केबल। ये आपकी स्ट्रेट केबल है, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेट और क्रॉस की, देखो सिर्फ समझने की बात है और कुछ नहीं है। सिर्फ समझने की बात है और ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां समझो। अब देखिएगा, जब हम स्ट्रेट केबल बनाते हैं तो आप यहां देखेंगे कि स्ट्रेट केबल में ये स्ट्रेट है, ठीक है, सेम कलर कोडिंग है। जब हम बात करते हैं क्रॉस के, अब देखो क्रॉस केबल में क्या चेंज हुआ, इधर देखिएगा। ग्रीन व्हाइट ग्रीन था, ऑरेंज व्हाइट ब्लू था, ब्लू व्हाइट, उसके बाद ऑरेंज, ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये स्ट्रेट केबल है, ये वाला। ये क्रॉस केबल की कलर कोडिंग है। इसमें क्या आ रहा, पहले ऑरेंज व्हाइट आएगी, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली केबल जो है ग्रीन वाली, हम ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जब हम केबल बनाते हैं, देखो ये हमारा काम नहीं है केबल बनाना। केबल बनाने के लिए एक नेटवर्क टीम होती है, उसका काम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, टूल्स आते हैं, क्रिम्पिंग टूल से काट वाट के बनाते हैं, और तब हम इन केबल को एक एक को स्ट्रेट करके लगाते हैं। अभी डेमोस्ट्रेशन आप इसके लिए ना यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना कि हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल, ठीक है। कोई मैं नहीं तो मैं दे देता हूँ। ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, बड़े आराम से बंदे ने समझाया भी है। यहाँ पे ठीक है, तो आप आराम से थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। चले, तो यूटीपी केबल समझ में आया। वाई वी कॉल्ड लैन केबल, बिकॉज ये लैन के अंदर यूज होती है। अब जब दो अलग अलग नेटवर्क्स की बात करते हैं कनेक्टिविटी, आपको सिटी को कनेक्ट करना है, दो अलग अलग सिटीज को कनेक्ट करना। कितने लोगों ने कभी अपने एरिया में वायरिंग डलते हुए देखी है, इंटरनेट की केबल्स डलते हुए देखी है? आप लोग देखिए, अक्सर म्यूनिसिपालिटी वाले आ जाते हैं। तो वो होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है आपकी दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, दो अलग सिटी, दो अलग कंट्री। जो समुद्र के अंदर जो केबल डाली जाती है वो फाइबर ऑप्टिक की होती है। यही आजकल आप देखो घर पे भी फाइबर ऑप्टिक केबल आपको राउटर कनेक्ट करने के लिए मिलती है। तो वो येलो कलर की केबल आपको मिलेगी, पतली सी होती है, उसमें दो केबल होते हैं, दो होते हैं, एक इन के लिए एक आउट के लिए, मतलब एक से ट्रैफिक जाएगा एक से आएगा। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, एफओसी बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जो इसके अंदर जो डेटा जाता है वो जाता है आपका लाइट के फॉर्मेट में, मतलब इट कैन बी प्रोवाइड यू 100 Gbps स्पीड।
100 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। और ये अनब्रेकेबल केबल होती है, मतलब आप इसे ऐसे डाल दो, समुद्र में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, वो जहाज से कट जाए बात दूसरी है, इसके ऊपर से गाड़ी गुजर जाए, कुछ हो जाए, इन केबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रफ एंड टफ जो सिटीज को कनेक्ट करती है, जो खुदाई कर, आप देखेंगे वो खुद के वो डालते रहते हैं ना केबल्स, है ना, तो वो सब यही चीजें होती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की जो लेंथ होती है अप टू किलोमीटर्स होती है, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर्स तक होती है कुछ केबल्स की। तो these cables are very advanced level cable which used to pass the data up to 100 Gbps। ये नॉर्मली सिस्टम में यूज नहीं होती है, ये नॉर्मल सिस्टम में यूज नहीं होती, ये या तो आपके राउटर्स के लिए होंगी या नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए होंगी। ये बैकबोन केबल होती है, जिसको बैकबोन जो बैक एंड में काम कर रही होती है। क्लियर हुआ आप लोग को? क्लियर हुआ? अब ऐसे ही आपके वायरलेस केबल, वायरलेस हो गए, आपका वायरलेस सिग्नल हो गए, और आपका ब्लूटूथ हो गया। अब ब्लूटूथ और वायरलेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। अभी के लिए हम सब समझते हैं वायरलेस क्या है। हम जब वायरलेस हैकिंग करेंगे और जब ब्लूटूथ हैकिंग करेंगे तब हम इनके सारे स्टैंडर्ड्स को समझेंगे एक एक करके। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अभी कोई डाउट केबल्स में? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का समझ में आया? क्रॉस केबल थोड़ा एक बार वीडियो को, रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है ना। सिर्फ यूटीपी केबल पे फोकस करना, किसी और चीज पे नहीं। यूटीपी केबल पे हम, आप नेटवर्क में वही होती है, और फाइबर ऑप्टिक केबल को, ठीक है, बैकबोन केबल बोलते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल को आप केबल वगैरह में हैक करने वाले नहीं है, तो हमारा कोई यूज नहीं है हैकिंग में इनका। लेकिन हमें नॉलेज पर्पज के लिए पता होना चाहिए कनेक्ट कैसे होते हैं। हमें वाईफाई ब्लूटूथ पता होना चाहिए, उसे हैक करेंगे हम लोग, क्योंकि लैन तो आप हैक नहीं कर सकते, है ना। अब चलते हैं आगे दूसरी चीज, उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। एक बार मुझे सोचने दीजिए। नेटवर्क डिवाइसेस हो गई हमारी, है ना। और जी हम लोगों ने राउटर, स्विच, ये सब पढ़ लिए ना? हाँ पढ़े थे, है ना। ये हो गया, केबल होगी, कम्युनिकेशन मीडिया, बेसिक नेटवर्किंग में अभी बचा हमारा प्रोटोकॉल, राइट। एक बार मैं अपना कंटेंट भी खोल के देख लेता हूँ, कुछ मिस ना हो जाए। हमने कौन सा वाला कंटेंट दिया था? क्या नाम है आपका? जतिन सर आप लाइन पे हैं क्या? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है ना, डे 1 की। मैं लगे हाथ गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। मिल गई मेरे को। जतिन यू देयर? जतिन एक बार जरा मेरे को कंटेंट हमारा वाला भेजना जरा प्लीज। मैं आप लोग को गूगल ड्राइव पे इतने ये भी अपलोड कर रहा हूँ। जतिन प्लीज सेंड मी, मैं वो कंटेंट एक मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार, मैं भूल जाता हूँ यार। इतने मैं गूगल ड्राइव पे डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग, गाइज आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ये डे 1 डे 2 की रिकॉर्डिंग ना, ये सारी रिकॉर्डिंग अभी तक जितने हम लोग वो कर रहे हैं उन्हें डाउनलोड करके रख लो, ठीक है ना। इन सबको डाउनलोड करके आप अपने पास में रख लो। इतना हमारा एलएमएस रेडी नहीं हो जाता। इनकेस एलएमएस का हो सकता है हमें दोबारा से सब कुछ डालना पड़े, तो कुछ डिलीट ना हो जाए, ठीक है ना। सेम लिंक रहेगा, फिर से मैं लिंक दे रहा हूँ आप लोग को। ये सेम लिंक रहेगा आपके लिए, मैं इसी पे अपलोड करता रहूंगा, कोई भी चीज रहेगी इसी पे रहेगी, ठीक है। मैं आपको फिर से भेज रहा हूँ ये। सर मैं ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, देख लीजिए एक बार। तो क्या रहे? सर मैं ग्रुप में अपलोड किया हूँ, आप जिस दिन मांग रहे थे अभी अपलोड किया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके थैंक यू। मैं एक बार कंटेंट खोल लेता हूँ कि कुछ नेटवर्क में मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। नेटवर्क हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, प्रोटोकॉल बचा हमारा। हाँ प्रोटोकॉल बचा है। प्रोटोकॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले शुरू करते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, हमारी हैकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही प्रोटोकॉल रहेगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स बड़े ध्यान से समझिएगा हर कोई। देखो व्हाट इज द प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी डिवाइस, कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए वी आर गोइंग टू बी यूज प्रोटोकॉल्स, वी आर गोइंग टू यूज प्रोटोकॉल्स, राइट, फॉर एनी काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन।
प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। जब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की तो आपके ऑलमोस्ट हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम करता है। हम यहाँ पे उन कॉमन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। मैं आपको इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा, डेफिनेशन दूंगा, डिटेल डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इन सारे प्रोटोकॉल्स का। लेकिन आप लोग को प्रोटोकॉल पता होने चाहिए। हम एक एक करके करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। पीपीपी, ठीक है, पीपीपी हो गया, पीपीटीपी हो गया, L2TP हो गया, SSTP हो गया। चलो मैं आई पे डाल देता हूँ फिर, ठीक है। SSTP हो गया, SSL हो गया, TLS हो गया, और ये आपका IPsec हो गया, IKE हो गया, ठीक है। और जी आपका हम कॉमन ही पढ़ेंगे जो यूज होते हैं, कॉमन। DNS, DHCP, SMTP, FTP, है ना, ICMP, NTP, और जी TFTP, ARP, RARP, STTP, HTTPS, कैबिरोज, NTLM, SAML, OpenID Connect, ठीक है, और आपका OAuth 2.0, TCP UDP, और जी SNMP, और जी एक बार देख लेते हैं। RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP, 65,000 प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। हम उनकी बात करेंगे जो हमें हैकिंग में काम आएंगे, ठीक है, कॉमन प्रोटोकॉल्स जो है। कुछ और भी प्रोटोकॉल मुझे याद आते रहेंगे, मैं आप लोग को बताता रहूंगा, ठीक है। एक एक करके बड़े ध्यान से समझना, अगले आधा घंटा पूरा फोकस चाहिए मेरे को, ठीक है। काफी लोगों ने सेशन ड्रॉप कर दिया यार, आज क्या हुआ? ओनली आसमा, हरीश और अब्दुल हैं, बाकी लोग कहाँ गए? जतिन सर क्या हुआ? जतिन क्या हुआ, पता करो, बाकी लोग कहाँ गए? हाँ, बिकॉज आई कैन सी ओनली 3 ही लोग बचे सेशन में, ब्रेक के बाद सब लोग गायब है। जरा मैसेज करो। ओके, हाँ चेक करो जरा, कोई बात नहीं। चलो गाइस समझते हैं इसे। अजय, हरीश, अस्मा, अब्दुल, प्लीज फोकस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो प्रोटोकॉल यस सर। क्या है कि जब भी दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो आप वेबसाइट एक्सेस करें, कुछ भी करें, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, देयर इज ए प्रोटोकॉल यूज इन बैकएंड। जब हम हैकिंग करते हैं तो हम यही चेक करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और उस प्रोटोकॉल में क्या वल्नरेबिलिटीज है, तभी हम निकाल पाएंगे ना। बात करते हैं पीपीपी। जो नहीं यूज होते हैं मैं उन पे क्रॉस चेक लगा दूंगा। पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी प्रोटोकॉल यूज होता था आपका जब आप मॉडेम यूज करते थे, बहुत पहले की बात है ना। जब हम लोग मॉडेम यूज करते थे तो पीपीपी प्रोटोकॉल का काम होता था आपके लोकल कंप्यूटर से मॉडेम तक कम्युनिकेशन करवाना। दैट इज द जॉब ऑफ पीपीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब यूज नहीं होता। पीपीटीपी, पीपीटीपी इज स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। देखो
जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक बार इसका सबका फोटो लेके स्क्रीनशॉट डाल दोगे आप जरा मेरे को चैट बॉक्स पे, मेरे को इजी रहेगा समझाने में। मैं भी इसका फोटो पूरा 100% जब भी देती हूँ तो फिर टेटा करने लगेगा। मैं भी फोटो ले लेता हूँ, आप लोग को आसानी रहेगी, ठीक है ना, मेरे को पढ़ाने में। चलिए एक एक करके समझते हैं, इनका फोटो ले लेना क्योंकि ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, कल भी चलेगा, ठीक है। पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, समझना इसे। पीपीटीपी, L2TP एंड SST, ये तीनों प्रोटोकॉल एक ही जगह यूज होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, थैंक यू, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल एंड सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। एक बार फिर से समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल एंड SSTP स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब इसे समझना भाई, आपके कंपनी का कोई बंदा घर से काम कर, someone is working from the home, ठीक है, और ये आपकी कंपनी है, उसे घर से कनेक्ट होना है कंपनी के नेटवर्क पे। आपको क्या लगता है कि आप अपने घर के राउटर से जब कनेक्ट होंगे तो आपको क्या लगता है ये सेफ कनेक्शन होगा? आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हैकर्स बैठे इंटरनेट पे, जब आप इंटरनेट पे जा रहे हो उसका काम ही ये है कि देखना कि कौन जा रहा है, राइट, और जो सस्पिशियस निकला उसे उठा लो। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से यहाँ जो कम्युनिकेशन है मेरे लोकल कंप्यूटर से मेरी कंपनी के बीच में सिक्योर फॉर्मेट में जाए, या कंपनी के 2 ब्रांच ऑफिस है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है मैं चाहता हूँ सब सिक्योर रहे, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूज करते हैं कॉन्सेप्ट इसको VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN is used to provide the secure connectivity. VPN is used to provide the secure connectivity। जब आप अपने घर से कनेक्ट करें तो इसे बोलते हैं पॉइंट टू साइट VPN। ये पॉइंट हो गया और ये साइट हो गया, और या 2 ऑफिस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा तो उसे बोलते हैं साइट टू साइट VPN। दोनों साइट है ना, 2 अलग अलग ऑफिस है, दोनों साइट। तो VPN हम हमेशा यूज करते हैं फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी। कोई भी कंपनी में अगर किसी एम्प्लॉय को अपने घर से काम कर रहा है, चाहे वो अपनी पर्सनल डिवाइस यूज कर रहा है चाहे कॉर्पोरेट, विदाउट VPN वो कंपनी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो VPN क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक ना एक सिक्योर टनल बना देता है, एंड टू एंड सिक्योर टनल बन जाती है, और आपके कंप्यूटर से डेटा स्टार्ट होगा और वो सीधा जाएगा आपकी कंपनी के नेटवर्क में। तो बाहर से कोई भी अटैकर उसे हैक नहीं कर सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो VPN is used to provide the secure connectivity for your organization। सबको क्लियर हुआ VPN? सबको VPN समझ में आया? तो ये जो प्रोटोकॉल है PPTP, L2TP, SSTP, these protocol used to create and configure the VPN। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल अब बंद हो गया, L2TP भी बंद हो गया, वी आर यूजिंग SSTP, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। बाय द वे आज की डेट में हम यूज करते हैं IPsec और IKE वर्जन 2। मैं बताता हूँ, IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। IPsec प्रोटोकॉल यूज होता है जब आपके नेटवर्क में 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, आप ही के नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड योर IPsec। उसके बाद आपका आता है IKE, इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2, इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2, ये भी आपका सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो आज की डेट में जब हम VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तो वी आर यूजिंग दिस 3 प्रोटोकॉल जो आप यूज करते हैं, आइदर SSTP, आइदर IPsec और आइदर IKE वर्जन 2। सब लोग को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? All these protocol is used to provide the secure connectivity। क्लियर है? VPN में यूज होते हैं प्रोटोकॉल, आपके ऊपर है। देखो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो वो डिपेंड करता है कि आपका VPN सर्वर कौन सा है। क्लाउड है तो क्लाउड में IKE चलता है, ऑन प्रेमाइसेस है तो उसमें SSTP भी यूज कर सकते हो,
और कौन सा कंपनी का आप डिवाइस यूज कर रहे हो वीपीएन, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये प्रोटोकॉल समझ में आया क्या यूज है? इन सारे प्रोटोकॉल का काम समझ में आया गाइज? समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। हरीश, अजय, अब्दुल, यस सर। क्लियर है? Yeah. चलिए अब आगे हम बात करते हैं दो प्रोटोकॉल की, कैरब्रोज वर्जन 5 एंड NTLM। बड़े ध्यान से समझना, कैरब्रोज एंड NTLM। NTLM इज स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर। न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर। देखो डिफरेंस समझना, जब आपका लोकल कंप्यूटर है, आप अपने लोकल कंप्यूटर में लॉगिन कर रहे हैं, लोकल कंप्यूटर मतलब सिंपल आप टाइप करें यूजर एंड पासवर्ड अपने लैपटॉप में लॉगिन करने के लिए, तो जो प्रोटोकॉल है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो NTLM है। तो डिफॉल्ट प्रोटोकॉल आपका जब आप अपनी मशीन में लॉगिन करेंगे तो NTLM इज योर डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके यूजर नेम को वैलिडेट करते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब अलाउइंग यू टू लॉग इन। जब आप बात करते हैं डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट की, डोमेन में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका AD सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। हम लोग आने वाले क्लासेस में AD पढ़ेंगे, ठीक है। और जब कोई भी यूजर कंपनी के अंदर जब आप लॉगिन करते हो, मान कर यूजर 1 को जब लॉगिन होना है, तो आप जब अपने लोकल मशीन में होते हैं तो आपके यूजर ID पासवर्ड जो वैलिडेट होते हैं वो आपके लोकल डिवाइस से होते हैं। लेकिन जब आप कंपनी में लॉगिन करते हैं तो वो कंपनी के AD सर्वर से होते हैं, क्योंकि सारे यूजर यहीं पे बनते हैं, इनके पासवर्ड भी यहीं पे स्टोर होते हैं। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाती है और इस सर्वर से हम ऑथेंटिकेशन टोकन हमें मिलता है। तो यहाँ जो प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज कैरब्रोज। कैरब्रोज प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द ऑथेंटिकेशन टोकन इन ए डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट। तो कैरब्रोज प्रोटोकॉल यूज होता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए जब आप डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट यूज करते हैं। ये समझ में आया? ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? NTLM होता है लोकल मशीन में ऑथेंटिकेशन लाने के लिए और कैरब्रोज होता है आपका डोमेन बेस्ड इन्वायरमेंट में ऑथेंटिकेट करने के लिए। सबको क्लियर है? जी सर। अब आगे चलते हैं। ये बहुत काम के प्रोटोकॉल है, हैकिंग में यही प्रोटोकॉल ढूंढते हैं हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं आगे RIP, IGRP, EIGRP, OSPF एंड BGP। आप लोगों ने कभी गूगल मैप यूज किया? गूगल मैप यूज किया? सब लोग करते होंगे गूगल मैप, राइट? हाँ सर, हाँ सर। जब आप लोकेशन सर्च करके आप जब रूट सर्च करते हैं ना, उसे प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। राउटर इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रूट। राउटर का काम क्या? राउटर इज रेस्पॉन्सिबल टू सेंड द डेटा बिटवीन द टू डिफरेंट नेटवर्क। राउटर इज यूज्ड टू सेंड द ट्रैफिक बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। जैसे मान के चलते हैं ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1 ये कनेक्टेड है, ये नेटवर्क 2 है, ठीक है। और इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना तो यहाँ पे राउटर लगेगा। ये सिंबल होता है राउटर का, ऐसे पहचानते हैं सिंबल से, ठीक है। ये राउटर है। तो राउटर क्या करता है, अपने एक राउटिंग टेबल बना के रखता है, रूट टेबल। वो हर 15 मिनट में चेंज करता रहता है। उसमें देखता है कि ये सोर्स है, यहाँ से डेटा जाना है एग्जाम्पल, और यहाँ जाना है डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ डेटा जाना है उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो ये चेक करता रहता है कितने पॉसिबल रूट हो सकते हैं, कौन सा रूट ओपन है, कौन सा छोटा है, कौन सा फ्री है। अब देखो गूगल मैप आपको कई बार दे भी देता है कि वी आर हैविंग ए कंजेशन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, है ना, या वी फाइंड ए शॉर्टर रूट फॉर यू, राइट। तो वो राउट जो गूगल मैप आपने देखा हमेशा शॉर्टेस्ट रास्ता आपको दिखाता है, और इस चक्कर में कई बार वो गलत भी हो जाता है ना। तो वो शॉर्टेस्ट ओपन रास्ता आपको दिखाता है, ठीक है, फास्टर रूट। तो वो कैसे काम करता है, बैकएंड में ये प्रोटोकॉल है, दिस कॉल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटर का काम क्या? राउटिंग करना।
उसका काम है कि डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सबसे ओपन सबसे छोटे पाथ से भेजा जाए। तो RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, IGRP, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP, एक्सटीरियर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब समझो, ये तीनों भी यूज नहीं होते, लीगेसी प्रोटोकॉल है। इन सब का काम यही है, राउटिंग टेबल बना के शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना। आज के डेट में जो हम यूज करते हैं OSPF यूज होता है, ओपन शॉर्टेस्ट। तभी देखो नाम क्या बोल रहा है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। राउटर क्या करता है, आपको गूगल मैप क्या देता है, आपको ओपन शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता है, राइट। तो OSPF is using nowadays to create the routing table and maintain the routing table and responsible to send the best route to send the data between source and destination। ये समझ में आया, ये समझ में आया। व्हाट इज द RIP, EIGRP, IGRP, ये पुराने हो गए, लीगेसी प्रोटोकॉल है। लीगेसी मतलब अब यूज नहीं होते, समझ में आया। लेकिन इनका काम भी यही था, राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह इनका काम भी यही था, राउटिंग टेबल बनाना और ओपन पाथ देना। क्लियर हुआ सब लोगों को, नहीं हुआ? सब लोगों को क्लियर हुआ? सर। Yes, अब sir. बात करते हैं BGP की, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बड़े ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट्स को। BGP क्या है, देखो पूरी दुनिया है, ये वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा इंटरनेट है। अब क्या है कि जो INA है, जो आपको नंबर असाइन करती है, INA इंटरनेशनल नंबर अथॉरिटी, जो IP एड्रेस देती है पूरी दुनिया के ISP को, तो वो क्या करते हैं कि हर एरिया को ना उन्होंने डिवाइड कर रखा है, बड़े एरिया को छोटे छोटे जोन में डिवाइड कर रखा है, पूरे इंटरनेट को जोन में। हर जोन के लिए ना एक स्पेसिफिक IP एड्रेस की रेंज है कि आप यही IP यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो जोन होता है उसे बोलते हैं AS, ऑटोनमस सिस्टम नंबर, ऑटोनमस सिस्टम नंबर, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है AS नंबर, कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई फाइंडिंग करनी, कुछ सर्च करना, तो मुझे पता है कि ये IP किस सिटी से किस कंट्री के लिए और किस ISP को रिजर्व है, ठीक है। तो BGP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि इन दो, ये जो दो अलग अलग AS नंबर है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए BGP प्रोटोकॉल होता है बैकएंड में, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब देखो AS नंबर का कैसे चेक करेंगे कि क्या है। आप सब लोग एक काम करो, जाओ और सर्च करो एक वेबसाइट, whatismyipaddress.com। ओपन दिस वेबसाइट, ये वेबसाइट ओपन करो और यहाँ पे आपको आपका IP दिखा दी, ये पब्लिक IP है, आपका IP है ना, पब्लिक IP दिखाई दे रहा आपको आपका IP। अब देखो ये बता रहा मैं कहाँ पे कनेक्टेड हूँ। करंटली मैं ट्रिपल प्ले इंटरनेट कनेक्शन पे कनेक्टेड हूँ अपने, ठीक है, ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड, सिटी दिल्ली, रीजन दिल्ली। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, आप यहाँ से अपने IP को कॉपी करो और उसके बाद इंटरनेट पे जाओ और सिर्फ इस IP को सर्च कर दो, सिर्फ इस IP को, सॉरी गूगल पे जाके सर्च करना, यहाँ तो नहीं होगा, गूगल पे जाके इसे IP को सर्च कर दो, ठीक है जी। आप इसे गूगल पे IP को सर्च करो। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल आ रही होंगी, यहाँ पे हम एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे चलेंगे, IP info, ये देखो ये बता रहा गुड़गांव में हो। सर कैसे पता चलेगा कि सर ट्रस्टेड ही है? वो हमें इतना तो आइडिया हो गया, ipinfo.io, ये वाली वेबसाइट ओपन करो, ipinfo.io। क्या होता है ना, ये सब चीजें ना दोस्त एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलती है आपको, है ना, R&D कर करके। ये वेबसाइट खोलो, बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना वो IP यहाँ पे जाके सर्च कर दो जो आपका IP है, सॉरी आपको जो IP, बाय द वे इसलिए मेरा IP ऑलरेडी उठा लिया था, ठीक है। आप यहाँ पे जाके सर्च करो, एंटर।
अब यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है, ये मेरा आईपी है और देखो ये मेरा होस्ट नेम है। मैं किस पे होस्टेड हूँ? ट्रिपल प्ले यूज कर रहा हूँ इंटरनेट कनेक्शन। हम ऐसे पता लगाते हैं कि कहाँ से आया है ये कॉल और स्पैम जो आती है, जो ट्रेस करते हैं ना। अब देखो कौन सी सिटी से आ रहा है, ये गुड़गांव क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ट्रिपल प्ले का एड्रेस जो है ना, ये जो एएस नंबर है वो गुड़गांव के लिए कॉन्फ़िगर है, दिल्ली एनसीआर। रीजन हरियाणा, कंट्री इंडिया, ये देखो लोकेशन और ओरिजिनल, ये रही ट्रिपल प्ले कंपनी और ये रहा एएस नंबर जो उनके लिए एसोसिएट है, और ये है पोस्टल कोड गुड़गांव का। ये कंपनी का एड्रेस है, आईएसपी के लिए आ रही डिटेल। अब देखो कितनी डिटेल्स उसकी आ रही है। ये रहा एएसएन नंबर, डोमेन ट्रिपल प्ले, क्या आईपी रेंज यूज हो रखी है, कहाँ से आईपी आ रहा है, किसी आईएसपी से आ रहा है। कंपनी का डिजिटल एंटरटेनमेंट की कंपनी है ट्रिपल प्ले .in और एज ए आईएसपी रजिस्टर्ड है। क्या ये वीपीएन यूज कर रहा है यूजर? नहीं। प्रॉक्सी यूज कर रहा है? नहीं। टोर ब्राउजर यूज कर रहा है, डार्क वेब पे, होस्टिंग पे, सब चीजें यहाँ पे आ गई। देखो उनका एड्रेस भी आ गया, डीएलएफ फेस 5 में वो रहते हैं। उनका जो एड्रेस है, गौरव सचदेव ट्रिपल प्ले का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, नाम प्रीति सेठी है और ये उसका फोन नंबर है इनके ऑफिस का। तो अब अगर मुझे ये पता चला कि इस आईपी से, समझना बात को, कि कोई स्कैम हुआ है और ये आईपी मिला या स्पैम ईमेल आई है ना, अब हमें ट्रेस करना है। जो ये पुलिस वाले ट्रेस करते हैं वो सेम यही कॉन्सेप्ट है। अब क्या कि हमने इतनी डिटेल मिल गया, अब हम इन्हें मेल करेंगे कि भाई हमें ये, वो नहीं देंगे आपको, वो कोई भी डिटेल नहीं देंगे। वो मेरे घर का एड्रेस नहीं देंगे, मतलब मेरे जो लोकल मशीन है उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेरे पास लीगल एफआईआर नहीं है। तो जब पुलिस वाले काम करते हैं ना, जैसे बोलते हैं, ये कहलाता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं साइबर क्राइम वाले पर। वो कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद उन्हें लीगल अथॉरिटी मिलती है टू आस्क ट्रिपल प्ले की प्रोवाइड भी एग्जैक्ट आईपी। ये जो आईपी है ये मेरा इंटरनेट आईपी है, ये चेंज होता रहता है, याद रखना है ना, ये डायनेमिक आईपी है तो ये चेंज होता रहता है। पब्लिक आईपी, मेरा प्राइवेट आईपी नहीं है। फिर वो देंगे कि जो यूजर है अरुण, उसके लिए एग्जैक्टली उन्होंने कौन सा आईपी राउटर पे दे रखा है, वो डिटेल से उन्हें पता चल जाएगा कि ये किस एड्रेस पे है, किसके नाम पे है, कौन सी लोकेशन। लेकिन उसके लिए लीगल अप्रूवल होना जरूरी है। बिना लीगल अप्रूवल के आप करेंगे तो दिस इज कोड हैकिंग। और जब आप उसी चीज को लीगल वे में करते हैं उसे बोलते हैं इथिकल हैकिंग। समझ में आया कितनी डिटेल आप लोगों ने सिर्फ एक आईपी से निकाल ली? सबको समझ में आया? जी सर। एएस नंबर वगैरह क्या होता है? सिर्फ एक आईपी से देखो आपको कितनी, आपको उसके घर का एड्रेस तक मिल जाएगा उस एक आईपी से कि कहां से। यही होता है जब पुलिस वाले कॉल ट्रेस करते हैं। तो लाइव ट्रेसिंग में क्या होता है, देखो जो टूल्स है ना वो आप भी यूज कर सकते हो लाइव ट्रेसिंग के, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं करती। दिस इज इलीगल। डार्क वेब पे यही तो बिकता है सब कुछ। भूल के भी मत जाना डार्क वेब, कैसे जाना मैं बताऊंगा। तो सिर्फ एक आईपी से आपने इतनी डिटेल निकाल ली। अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता लगाना है और मैं अगर तुम्हारा आईपी निकाल लूं तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा पूरा एड्रेस आ गया मेरे पास में। समझ में आया नहीं आया? आप लोग को समझ आया जो मैंने बताया भी ये सब? जी सर। यस एएस सर। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रोटोकॉल है ना, ये प्रोटोकॉल से ही हम सारी डिटेल निकालते हैं। तो जब भी आप अपने माइंड सेट को एक उसमें रखना कि जब हम हैकिंग करने जाते हैं ना, कोई भी चीज हैक करना, हैकिंग के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है और आपको राइट डायरेक्शन पे जाना है। एक एक स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। ये आता है हमारा फुटप्रिंटिंग में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फुटप्रिंटिंग क्या होता है? असमा, मान के चलो आपको मैं एक ऐसी जगह भेज दूं जहाँ पे कुछ मर्डर हुआ है, तो आप सबसे पहले जाके वहां पे क्या देखेंगे? आप टीवी तो देखते होंगे, सीआईडी वगैरह चैनल तो देखते होंगे, जासूसी। वो क्या करते हैं? आप क्या करोगे वहां जाके? सबूत इकट्ठा करोगे ना। आप हाँ ये सर। देखेंगे कहीं पे फिंगर का निशान लगा हुआ, चाकू है तो उसे देखते हैं ना, वो सफेद कपड़े से क्यों उठाते हैं? प्रिंटिंग देखते हैं सर, हैंड हाँ, प्रिंटिंग, फुट शूज का प्रिंटिंग। फुट हाँ, क्या प्रिंटिंग। क्या चीजें जो क्लू ढूंढते हैं वो। अब देखो जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में टाइम क्यों लगता है भाई? लोग कहते हैं ना पुलिस का काम सुनो, वो एक एक क्लू को लेके चलते हैं और उस क्लू से वो मैक्सिमम जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उतनी करते हैं। और उसके बाद में अब तुम देखो कई बार ये होता है, आजकल हो रहा है, अभी 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है।
एक डीएम साहिबा थी, वो बहुत खूबसूरत है हमारे देश में। तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बोल्ड एक इमेज डाली सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। एक बंदे ने कुछ कमेंट किया, चेक स्माइली कर दी। डीएम साहिबा ने केस दर्ज कर लिया, उन्हें उठा लाई। वो बंदे को 200 किलोमीटर दूर आना पड़ा जमानत करने के लिए, सिर्फ एक स्माइली के चक्कर में। उसने लाफिंग स्माइली डाल दी उसके कमेंट पे। दूसरा तो पकड़ा गया, लेकिन वो भी पकड़ा गया। तो उन्होंने कैसे पता लगाया वो कहां से है? वो यही है, हम क्या करते हैं कि वो ट्वीट कहां से हुआ उसके आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं, और वो निकालना बहुत इजी है, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आईपी से पता चल गया बंदा कहाँ रहता है, तो आपकी फोन की लोकेशन, हर चीज जो होती है वो लाइव ट्रेस हो रही होती है। आप जब भी अपने फोन में, चाहे आपने लोकेशन सब बंद कर रखा है, उसके बावजूद भी आपकी एक एक एक्टिविटी पता है, एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। आप कुछ भी कर लो, आप इनकॉग्निटो मोड में भी खोलोगे तो गूगल के ऊपर कई बिलियन डॉलर का फाइन लगा था। वो हर इंफॉर्मेशन ट्रेस करते हैं। आप छोटी सी बात सोचो, आज के लिए टेक्निकल इतना ही करेंगे, मैं जरा स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।